हज़ारों स्टूडेंट, लाखों किताबें, एंट्रेंस ऐसा कि अच्छे अच्छों की हवा ख़राब हो जाए। दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जहां छात्र पढ़ते भी थे, रहते भी थे। कहने को तो नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, लेकिन इसे संरक्षण हर धर्म के राजा से मिला। सब अच्छा चल रहा था, तभी एक हाथ में तलवार और दूसरे में मशाल लिए एक आक्रांता आया और पढ़ाई लिखाई की इस नायाब जगह को आग में झोंक दिया। महीनों तक किताबें धू धू करके जलती रहीं, पर आज उस आग की बात हम यहाँ आज के तारीख के अंक में नहीं करने वाले हैं। आज बताएंगे इस विश्वविद्यालय और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की पूरी कहानी। आज बताएंगे कि यहाँ प्रवेश कैसे मिलता था, कितनी मुश्किल थी नालंदा की प्रवेश परीक्षा, यहाँ का पाठ्यक्रम क्या था, सिलेबस क्या था यहाँ का, और यहाँ की लाइब्रेरी जिसकी आज तक हम आप चर्चा सुनते हैं वो कैसी थी, कौन पढ़ा, किसने पढ़ाया, और नालंदा यूनिवर्सिटी की ऐसी धमक कैसे बनी, कहाँ तक पहुँची। नमस्ते, मैं अभिषेक। आज तारीख में बात अतीत के महान शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के एजुकेशन सिस्टम पर। 427 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश के एक राजा हुए। इनका नाम था कुमार गुप्त शक्रादित्य। इन्हीं के समय में नालंदा को एक शिक्षा केंद्र के तौर पर विकसित किया गया। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के साझे प्रभाव में पला बढ़ा नालंदा जल्द ही एजुकेशन हब बनकर उभरा। गुप्तों के बाद कन्नौज के हर्षवर्धन और पाल वंश के राजाओं ने भी इसे हर संभव मदद दी। ये कैसे बना, कैसे आबाद हुआ और फिर कैसे बर्बाद हुआ, इसके बारे में विस्तार से हमने पहले भी बात की है। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आते हैं इस एपिसोड के असली मुद्दे पर। जैसे आप हम 12वीं पास करके ग्रेजुएशन के लिए इंट्रेंस देते हैं, ठीक वैसे ही नालंदा में एडमिशन के लिए भी प्रवेश परीक्षा होती थी, लेकिन इसके तमाम सारे चरण थे। पहले चरण में छात्रों का सामना होता था द्वार पंडितों से। ये द्वार पंडित ऐसे ऐसे कठिन कठिन सवाल पूछते थे कि आधे अभ्यर्थी इस राउंड में ही धराशायी हो जाते थे। 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग यहाँ पढ़ने आए थे। ह्वेनसांग ने अपने मेमोयर सी यू की में द्वार पंडितों को कुछ ऐसे दर्ज किया। ये द्वार पंडित वाद विवाद और धर्म व्याख्याओं में माहिर हुआ करते थे, इसलिए जिन छात्रों में पुराने और नए तर्कों का समन्वय होता था वही ये चरण पार कर पाते थे। 10 में से 2 या 3 को यहाँ प्रवेश कहीं जाकर मिल पाता था। ये कुछ वैसा ही था जैसे कॉलेज पहुँचते ही सीनियर्स आपका इंट्रोडक्शन लेने लग जाएं। इसके बाद भी 2 चरण और होते थे। इसी सिलसिले में नालंदा द क्रैडल ऑफ एंशिएंट लर्निंग एंड नॉलेज इस नाम के शोध में रचना शिवाराम लिखती हैं, प्राइमरी लेवल पर छात्रों से संस्कृत व्याकरण से संबंधित सिद्ध रचना सीखने की अपेक्षा की जाती थी। इसे सिद्धम व्याकरण भी कहते थे। इसके वृत्त सूत्र और ये पूरा हो जाए तो छंद और गद्य की रचनाओं का अध्ययन। इन सभी चरणों में सफल होने के बाद मिलता था नालंदा में प्रवेश। अब एडमिशन हो गया तो बारी आई यहाँ की पढ़ाई की, यहाँ की एजुकेशन की। वो कैसी थी वो भी जानते हैं। नालंदा महाविहार उच्च शिक्षा का केंद्र था, लिहाजा यहाँ तमाम तरह की अलग अलग विधाओं की पढ़ाई होती थी। यहाँ शिक्षण के 2 तरीके इस्तेमाल होते थे। पहला था परियति यानी आख्यान। इसके तहत शिक्षक किसी भी विषय का लेक्चर देते थे, और दूसरा तरीका था इसमें परिपत्ति यानी आख्यान से जो कुछ भी सीखा उसका प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इस पर इस चरण में बात होती थी, यानी एक किस्म की प्रैक्टिकल नॉलेज। द एंशिएंट नालंदा महाविहारा नाम के शोध पत्र में परिपति को कुछ इस तरीके से समझाया गया है। लिखा गया है कि इसमें देश विदेश से आए विद्वान शामिल होते थे। ये 1 दिन या उससे ज़्यादा के कार्यक्रम हुआ करते थे। नालंदा का शैक्षिक कैलेंडर खूब व्यस्त लेकिन सुनियोजित था। ये शिक्षकों और छात्रों दोनों को पूरे साल लगाए रखता था, यानी पूरे साल इंगेज रखता था। अब आते हैं नालंदा के पाठ्यक्रम पर। नालंदा में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? मुख्य तौर पर 5 विषय हुआ करते थे। शब्द विद्या यानी ग्रामर और लेक्सिकोग्राफी, शिल्प स्थान विद्या यानी क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर, चिकित्सा विद्या यानी मेडिसिन, हेतु विद्या यानी लॉजिक बेस्ड स्टडीज, और अध्यात्म विद्या यानी दर्शन। इस तरह के 5 सब्जेक्ट। ह्वेनसांग ने अपने मेमोयर में लिखा है कि यहाँ छात्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन किया करते थे।
साथ ही बौद्ध धर्म की ही 18 शाखाओं के ग्रंथ, वेद विज्ञान, योग सूत्र, सांख्य जैसे दर्शन के विषय भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। हर्षवर्धन के वक्त भारत आए चीनी यात्री इत्सिंग ने भिक्षुओं के लिए बौद्ध ग्रंथ विनय सूत्र का भी जिक्र किया है। दर्शन और धर्मशास्त्र ये दो ऐसे विषय थे जो सभी के लिए अनिवार्य हुआ करते थे, सबको ये विषय पढ़ने होते थे। अपनी किताब यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में HD संकालिया तत्व संग्रह का जिक्र करते हैं। ये एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया हुआ करता था। इसमें तत्व ज्ञान से जुड़े टॉपिक्स पर अलग अलग स्कॉलर्स की राय संकलित की गई थी। ऐसे कई इंसाइक्लोपीडिया नालंदा में लिखे गए। इनका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये भी था कि ये धर्म विशेष से जुड़े थे, लेकिन धर्म की सीमाओं से घिरे हुए नहीं थे। बहुत बारीक लाइन थी। नालंदा के अवशेषों में कई छात्रावास जैसे भवन भी मिलते हैं। 21 वर्ष से पहले यहाँ से स्नातक होने की अनिवार्यता थी। 10,000 छात्र और उन्हें पढ़ाने के लिए करीब 1,500 पंडित और उपाध्याय हुआ करते थे। उपाध्याय आचार्य के ऊपर का एक पद हुआ करता था। उसका बेसिक काम था आज के आप मान सकते हैं कि रिसर्च सुपरवाइजर जैसा। नागार्जुन, असंग, शीलभद्र, दिंगनाथ, आर्यदेव, अतीश दीपंकर और पद्म संभव जैसे नाम टीचर्स के तौर पर कई ग्रंथों में मिलते हैं। इन्हीं में से किसी एक को पदोन्नत करके मठाधीश बनाया जाता था। अतीश दीपंकर भी ऐसे ही नालंदा के प्रमुख पद तक पहुंचे थे। यही शिक्षक भारत से चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका तक बौद्ध धर्म के विस्तारक भी बने। इसी सिलसिले में अभी के दलाई लामा ने कहा था कि तिब्बत में जो भी ज्ञान उपलब्ध है उसकी जड़ें नालंदा महाविहार से ही जुड़ती हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में नियम कायदे कैसे थे? पढ़ाई की तो बात हो गई, अब नियम कायदों की, विश्वविद्यालय के अनुशासन की बात। इसके बारे में राधा कुमुद मुखर्जी एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी से जुड़े अभिलेखों से पता चलता है कि वक्त की पाबंदी और नियमों का पालन सख्ती से होता था। जैसे सुबह की घंटी भिक्षुओं के नहाने का संकेत होती थी, ऐसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त की प्रार्थना के लिए छात्र ढोल की थाप से एकत्रित होते थे। नालंदा की लाइब्रेरी की विशेष चर्चा होती है, आज तक होती है। कहते हैं कि यहाँ इतनी किताबें थीं कि जब बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी में आग लगवाई तो महीनों तक किताबें जलती रहीं। खैर, इसमें रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक नाम के 3 खंड में लाखों की तादाद में किताबें मौजूद थीं। उस दौर में ये किताबें हाथों से लिखी हुई थी, हस्तलिखित थीं। बेशकीमती मैन्युस्क्रिप्ट ये उस समय हुआ करती थीं। जहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्च कितना आता होगा ये भी दिमाग में आता है। तो इसका जवाब है 0, 0। अब आप पूछेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि पहले गुप्त वंश और फिर हर्ष और फिर पाली शासकों समेत दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों की तरफ से आने वाले अनुदान से यहाँ पढ़ाई होती थी। यही निःशुल्क शिक्षा का स्रोत था। यहाँ तक कि छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में रहना खाना भी मुफ्त था, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। 12वीं सदी में तुर्क आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया, लेकिन ये पहला हमला नहीं था। नालंदा पर होने वाला ये तीसरा और सबसे घातक हमला था। पहला हमला इसके बनने के 25 बरस बाद ही मेहर कुल की अगुवाई में हूणों ने किया था। विश्वविद्यालय तब तबाह हुआ। फिर स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण यहाँ पर करवाया। दूसरा हमला 7वीं सदी में हुआ। हर्षवर्धन के समकालीन बंगाल के गौड़ ने भी नालंदा को काफ़ी क्षति पहुँचाई, जिसे हर्ष ने ही दुरुस्त करवाया। पालों ने जब तक शासन किया तब तक इसका संरक्षण भी किया, लेकिन 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इसे मिट्टी में मिलाकर ही दम लिया। अब आप सोचिए कि आज के समय में जब स्तरहीन शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा जिसे सस्ता होना चाहिए वो इतनी महंगी, तब नालंदा जैसे अतीत के सुनहरे पन्नों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। आज के तारीख के अंक में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।